आज इस वीडियो में हम लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज नॉवल के चैप्टर 947 से 960 को कवर करेंगे। यहां से चैप्टर 947 हाउस कॉल शुरू होता है। ईस्ट बरो में हत्या। कहानी की शुरुआत बैकलैंड के ईस्ट बरो में एक छोटे से 2 कमरों वाले अपार्टमेंट से होती है। काले और सफेद यूनिफॉर्म पहने कुछ पुलिसकर्मी दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं, लेकिन अंदर कदम रखते ही वे अपनी नाक और मुंह ढक लेते हैं। अंदर खून की बहुत तेज बदबू आ रही थी। मकान मालिक, जो बहुत डरा हुआ था, ने बताया कि पड़ोसियों को खून की गंध आ रही थी। वहां एक काले बालों और नीली आंखों वाला पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद था। उसने अपने सफेद दस्ताने पहने और बेडरूम की ओर बढ़ा। उसने कमरे का मुआयना किया। वहां खाना, कोयला और कुछ कांच की बोतलें थीं, जिनमें अजीब पाउडर था। मेज पर बिखरे हुए टैरो कार्ड्स देखकर इंस्पेक्टर समझ गया कि मरने वाला व्यक्ति मिस्टिसिज्म में रुचि रखता था, लेकिन आर्थिक रूप से गरीब था। जब बेडरूम का दरवाजा खोला गया तो खून की बदबू और तेज हो गई। बिस्तर पर एक आदमी नंगा पड़ा था, जिसके हाथ बंधे हुए थे। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसका सारा खून निकाल लिया गया था। उसे मेटल वायर से इतनी जोर से बांधा गया था कि तार उसकी हड्डियों तक धंस गए थे। ये नज़ारा किसी शैतानी रिचुअल जैसा लग रहा था। तभी 2 रिपोर्टर अंदर घुस आए और सवाल पूछने लगे। इंस्पेक्टर ने चिढ़कर उन्हें बाहर निकलवाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, धत तेरी की, मैं फिर से एक बार में आ जाऊंगा। सीन 2, ऑड्री हॉल और ग्रे फॉग। एम्प्रेस बरोर में अमीर अर्ल हॉल के विला में उनकी बेटी ऑड्री हॉल, मिस जस्टिस, अखबार पढ़ रही थी। उसने ईस्ट बरो वाली हत्या की खबर देखी। उसके पिता ने कहा कि वहां ऐसी मौतें आम बात हैं। ऑड्री ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। उसका गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता सूजी दरवाजे पर पहरा देने लगा और ऑड्री ने मिस्टर फूल का नाम जपकर ग्रे फॉग यानी रहस्यमय दुनिया में प्रवेश किया। ग्रे फॉग के महल में ऑड्री एक छोटे से कमरे में गई। ये कमरा एक कन्फेशन रूम जैसा था, जहां बीच में दीवार थी। उसे द वर्ल्ड यानी गर्मन स्पैरो का मनोवैज्ञानिक इलाज यानी थेरेपी करनी थी। पिछले सेशन में गर्मन ठीक लग रहा था, लेकिन आज उसने दोबारा मदद मांगी थी, जिससे ऑड्री थोड़ी हैरान थी। सीन 3, थेरेपी सेशन। अंधेरे कमरे में ऑड्री दीवार की एक तरफ बैठ गई और उसने उत्साह से कहा, गुड इवनिंग मिस्टर वर्ल्ड। लेकिन स्पेक्टेटर होने के नाते उसने तुरंत गर्मन की मानसिक स्थिति को भांप लिया। वो बहुत ज्यादा उदास, निराश और हताश महसूस कर रहा था, जैसे उसे किसी भी चीज में कोई दिलचस्पी न बची हो। ऑड्री ने तुरंत अपनी प्लेकेट पावर का इस्तेमाल किया ताकि गर्मन का मन थोड़ा शांत हो सके। काफी देर की चुप्पी के बाद गर्मन ने भारी आवाज में जवाब दिया। ऑड्री ने माहौल हल्का करने के लिए सामान्य बातचीत शुरू की। गर्मन ने उससे पूछा कि तुम्हें भविष्य से क्या उम्मीदें हैं। ऑड्री ने जवाब दिया कि मैं खुद को बेहतर बनाना चाहती हूँ, एक डेमीगॉड बनकर अपने माता पिता और भाइयों की रक्षा करना चाहती हूँ। उसने अपनी चैरिटी के काम के बारे में भी बताया और ये भी कि कैसे स्पेक्टेटर बनने के बाद उसका सपनों का राजकुमार वाला भ्रम टूट गया है, क्योंकि अब वो मर्दों के झूठ आसानी से पकड़ लेती है। सीन 4, उम्मीदों का टूटना। ऑड्री की बातें सुनकर गर्मिन थोड़ा हंसा, यानी दुखी हंसी। उसने एक बहुत भारी सवाल पूछा, तुमने द सन से ड्रैगन के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी? तुम्हें ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन के बारे में पता होगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे माता पिता और भाई असली नहीं हैं, बल्कि उन्हें स्पेक्टेटर पाथवे के एक किंग ऑफ एंजल ने सिर्फ कल्पना यानी इमेजिन में बनाया है, तो तुम क्या करोगी? ये सवाल सुनकर ऑड्री का दिल दहल गया। वो समझ गई कि गर्मिन ने अभी हाल ही में ऐसा ही कुछ अनुभव किया है। उसकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। गर्मिन ने आगे कहा, सच में मुझे भी एक बार लगा था कि मेरा परिवार है। बाद में पता चला कि यह सिर्फ मेरी एक झूठी उम्मीद थी। सीन 5, सोता हुआ राजकुमार। अपना दर्द समझाने के लिए गर्मिन ने कहानी सुनाई। क्या तुमने वो परियों की कहानियां सुनी हैं जो एम्परर रोजेल सुनाया करते थे, जैसे स्लीपिंग ब्यूटी? एक ऐसा ही इंसान था जो गहरी नींद में सो गया।
जब वो उठा तो उसे लगा कि उसका परिवार अभी भी है। वो खुद को ताकतवर बनाने में लगा रहा ताकि एक दिन उन्हें ढूंढ सके। यही उसके जीने का मकसद था। लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि वो 300 साल या शायद 1000 साल से भी ज्यादा समय तक सोता रहा। अब वो उन्हें कभी नहीं ढूंढ सकता जो कभी उसके पास थे। ऑड्री को गर्मिन के शब्दों में गहरा दर्द महसूस हुआ। वो सब समझ गई। हालांकि उसका समझना थोड़ा गलत था। उसने सोचा, मिस्टर वर्ल्ड एक प्राचीन समय का व्यक्ति यानी एंशिएंट मैन है जो सदियों बाद नींद से जागा है। उसके परिवार और दोस्त सब मर चुके हैं और अब वो इस दुनिया में अकेला है। इसीलिए वो मिस्टर फूल का इतना खास है क्योंकि मिस्टर फूल भी एक जागृत प्राचीन देवता हैं। ऑड्री ने सहानुभूति से सोचा और मन ही मन सवाल किया, क्या उसके परिवार ने कुछ कहा था? क्या वो चाहते थे कि जागने के बाद वो कुछ खास करे? यहाँ से चैप्टर 948 मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस शुरू होता है। ऑड्री हॉल की नज़र में मिस्टर वर्ल्ड की हालत कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, ना ही वो लूजिंग कंट्रोल यानी नियंत्रण खोने की कगार पर थे। असल समस्या ये थी कि उनके जीवन का लक्ष्य और अस्तित्व का अर्थ नष्ट हो चुका था। उनके सामने एक मनोवैज्ञानिक बाधा खड़ी थी जिसे पार करने के लिए बस थोड़े मार्गदर्शन की जरूरत थी। ऑड्री को लगा कि अगर वो मिस्टर वर्ल्ड को एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करने में मदद कर दें तो उन्हें जीने का नया अर्थ मिल जाएगा और ये समस्या धीरे धीरे सुलझ जाएगी। अंधेरे और शांत कमरे में दीवार के उस पार से गर्मन स्पैरो की भारी आवाज आई, नहीं। ऑड्री को इसी जवाब की उम्मीद थी। उसने पूछा, क्या वो अपने परिवार के आखिरी शब्दों को ढूंढ पाया? क्या उसने अपनी कब्र खोजी? क्या उसने ये जानने की कोशिश की कि वो इतनी लंबी नींद में क्यों सोया था? कुछ पल के लिए दीवार के पीछे से कोई आवाज नहीं आई, जैसे वहां मौजूद स्पिरिट बॉडी गायब हो गई हो। फिर थोड़ी देर बाद वो भारी आवाज फिर गूंजी, नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। इन शब्दों ने ऑड्री को राहत दी। इसका मतलब था कि भविष्य में ऐसा करने की संभावना है। उसे महसूस हुआ कि गवर्नमेंट स्पैरो अब पहले जैसा उदास और निराश नहीं है। उसमें जीने की थोड़ी इच्छा और तत्परता लौट आई है, बस वो अभी भी थोड़ा उलझन में है। मौका देखकर ऑड्री ने फिर से अपनी प्लैकेट पावर का इस्तेमाल किया। इस बार इसका असर और भी बेहतर हुआ। उसे विश्वास था कि मिस्टर वर्ल्ड अब घोर निराशा के गर्त से बाहर निकलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह सिर्फ उदास है। ऑड्री ने ज्यादा दबाव नहीं डाला कि वो सुलाज कैसे ढूंढेगा, क्योंकि इससे वो फिर से पीछे हट सकते थे। उसने अंधेरे में सिर हिलाया और स्वाभाविक रूप से कहा, हाँ, बहुत सी चीजें करनी बाकी हैं और बहुत सी चीजों को सुधारना है। शायद तुम्हें उसी रक्तरेखा यानी ब्लड लाइन का कोई व्यक्ति मिल जाए, या शायद कोई परिवार का सदस्य किसी वजह से अब तक जीवित हो। जीवन का अर्थ उसकी अनंत संभावनाओं में ही तो है। उसने आगे कहा, खोजते समय अपने आसपास की चीजों को नजरअंदाज मत करना। जीवन कोई एक तरफा रास्ता नहीं है, इसमें कई गलियां और मोड़ हैं। तुम्हें अपना नजरिया बदलना होगा। ऑड्री ने अपनी पढ़ी हुई किताबों से सही शब्द चुनने की कोशिश की और नर्म आवाज में बोली, और वो मोटा मुखौटा मास्क पहनना बंद करो। वो मन ही मन सोच रही थी कि जब मिस्टर वर्ल्ड के कुछ दोस्त बन जाएंगे तो जीवन का नया अर्थ अपने आप मिल जाएगा। दीवार के उस पार फिर सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद एक ऐसी आवाज आई जो अब उतनी भारी नहीं थी, मुझे सही राह दिखाने और इलाज के लिए शुक्रिया। ऑड्री ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं, ये सब तुम्हारे अंदर की ताकत का नतीजा है। उसने आखिरी बार प्लैकेट का इस्तेमाल किया ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि उनकी मानसिक स्थिति स्थिर रहे। गर्मन स्पैरो ने कहा कि आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? ऑड्री ने खुश होकर कहा, बिल्कुल, ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। अगले हफ्ते जब भी तुम फ्री हो हम फिर से मिल सकते हैं। जाते जाते उसने उसे मानसिक शांति के लिए कुछ जड़ी बूटियों, कैमोमील, रोज़मेरी और लेमन बाम की दवा लेने और मीठा कम ना करने की सलाह दी। तभी गर्मन ने पूछा, कंसल्टेशन फीस कितनी हुई? ऑड्री ने दीवार पर हाथ रखकर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जब मुझे स्पेक्टेटर पाथवे के सीक्वेंस 5 की पोषण रीत मिल जाएगी तब मुझे सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए होगी। और अगर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स मुझे सामग्री दे देते हैं तो जब तुम साउदर्न कॉन्टिनेंट से वापस आओ तो मेरे लिए वहाँ की कोई खास चीज़ गिफ्ट के तौर पर ले आना। दीवार की दूसरी तरफ क्लेन ने मजाक में सोचा, क्या मैं 8 लोगों द्वारा उठाया जाने वाला शानदार ताबूत लाऊं?
फिर उसने खड़े होकर मिस जस्टिस को असली दुनिया में वापस भेज दिया। हाथ हिलाते ही वो कमरा गायब हो गया और क्लेन अपनी द फूल वाली कुर्सी पर वापस आ गया। उसके सामने मेज पर कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी यानी ब्लैक एम्परर, टायरेंट, रेड प्रीस्ट और क्रीपिंग हंगर दस्ताने जो लियोनार्ड मिचेल में मिस मैसेंजर के जरिए भेजे थे, रखे हुए थे। मैं फिर से मिस मैसेंजर के 10,000 सोने के सिक्कों का कर्जदार हो गया। क्लेन ने सिर दर्द महसूस करते हुए अपनी कनपटी को मला। इन जैंगविल को भागने से रोकने के लिए उसने पहले ही मिस मैसेंजर से सौदा कर लिया था। इन जैंगविल के पास मौजूद 008 पेन उम्मीद से ज्यादा खतरनाक था। अगर डेली सिमून ने अपनी जान की बाजी नहीं लगाई होती तो शायद इन जैंगविल भाग ही जाता। 10,000 सिक्कों के कर्ज की बात सोचकर क्लेन को सिरदर्द हुआ, लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य अब काफी बेहतर था। ग्रे फॉग के ऊपर लटकते कोकून्स और द डोर ऑफ लाइट यानी प्रकाश का दरवाज़ा देखकर क्लेन को गहरा सदमा लगा था। उसे लगा था कि उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। उसका घर वापस जाने का सपना चकनाचूर हो गया था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो अपने समय से कम 200 साल या शायद हज़ारों साल आगे आ चुका है। शुक्र है कि उसने समय रहते अपनी साइकाइट्रिस्ट मिस जस्टिस से मदद ले ली। क्लेन ने उन कोकून्स के बारे में सोचना शुरू किया। उसे लगा कि किसी बहुत शक्तिशाली हस्ती ने पृथ्वी से एक ही समय पर कई लोगों को खींच लिया था। ये ट्रांसमाइग्रेटर्स उन कोकून्स में कैद थे और द डोर ऑफ लाइट पर लटक रहे थे। जब सही मौका आता तो ये कोकून्स नीचे गिरते और उनकी आत्मा किसी शरीर में चली जाती। क्लेन का मानना था कि यह दरवाज़ा बिना किसी बुद्धि के सिर्फ शर्तों के आधार पर काम करता है। क्लेन ने अनुमान लगाया कि 2 शर्तें पूरी होने पर ही कोई कोकून एक्टिव होता है। पहला, पहले से कोई ट्रांसमाइग्रेटर मौजूद ना हो या वो मर चुका हो या असफल हो गया हो। और दूसरा, किसी वस्तु या रस्म के जरिए पुकार भेजी गई हो, जैसे क्लेन मोरेटे ने एंटीगोनस परिवार की नोटबुक से वो रस्म की थी। यही कारण था कि एम्परर रोजेल और क्लेन, जो पृथ्वी पर एक ही समय के थे, इस दुनिया में 200 साल के अंतर पर आए थे। वे सोए हुए थे। यह सोचकर क्लेन को और निराशा हुई कि समय की ये खाई इतनी बड़ी है कि घर वापसी असंभव है। क्लेन ने सोचा, मिस जस्टिस सही कह रही हैं। अभी बहुत से सवालों के जवाब ढूंढने बाकी हैं। इतने सारे कोकून्स क्यों हैं? ये सब किसने किया? सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ कौन है? तीसरा टूटा हुआ कोकून किसका है? उसने महसूस किया कि वो सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट है। अगर वो फेल हुआ तो अगला ट्रांसमाइग्रेटर उसकी जगह ले लेगा। उसने सोचा कि शायद सीक्वेंस 2 पर पहुंचने पर उसे और जानकारी मिलेगी या शायद वो दरवाजे को कंट्रोल कर पाएगा। चैप्टर 949 डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस यानी जांच की दिशा। कहानी की शुरुआत क्लाइन के विचारों से होती है। वो उन लोगों यानी ट्रांस माइग्रेटर्स के बारे में सोच रहा था जो पृथ्वी से इस दुनिया में आए हो सकते हैं। क्लाइन का पहला शक एल्फ किंग सोनिया थ्रिम पर था। ये प्राचीन देवता चॉपस्टिक्स का आविष्कारक था। उसे ब्लड केक्स और जानवरों के अंदरूनी अंग खाना पसंद था और वो खाना पकाने में मसालों का इस्तेमाल करना जानता था। इतना ही नहीं, उसके वंशज यानी एल्फ्स दिखने में पृथ्वी के एशियाई लोगों जैसे थे। वही चेहरे के नक्श, काले बाल और काली आंखें। सिर्फ क्लाइन ही नहीं, बल्कि एम्परर रोजेल को भी यही लगता था कि एल्फ किंग शायद एक ट्रांसमाइग्रेटर था। लेकिन रोजेल ने बाद में गहरी जांच करने के बाद इस थ्योरी को खारिज कर दिया था। एल्फ किंग की भाषा, उनके प्रतीक और कहावतें पृथ्वी से मेल नहीं खाती थीं। क्लाइन ने भी सोचा कि चॉपस्टिक्स या मसाले इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि प्रकृति के करीब रहने वाली प्रजाति ने समय के साथ ये आदतें खुद विकसित कर ली हों। लेकिन फिर क्लाइन को वो 3 टूटे हुए कोकून याद आए जो उसने ग्रे फॉग के ऊपर देखे थे। उसे लगा, शायद एल्फ किंग सच में मेरा देशवासी यानी अर्थिलिंग हो, या अगर वो नहीं तो शायद उसके आसपास रहने वाला कोई उच्च स्तरीय एल्फ पृथ्वी से आया हो जिसने ये सारी परंपराएं शुरू की हों। क्लाइन ने अपनी जांच के लिए 2 दिशाएं तय की। पहला सुराग ग्रोजेल्स ट्रेवल्स यानी वो जादुई किताब के अंदर था। उस किताब की दुनिया में एक एल्फ सॉन्गस्टर सियाटास रहती थी जो एल्फ किंग की पत्नी क्वीन ऑफ कैलेमिटी कोहनिम की सेवा करती थी। क्लाइन ने सोचा, अगर मैं सियाटास के अवचेतन मन में घुस सकूं तो मुझे एल्फ्स और एंशिएंट गॉड के बारे में छिपी हुई यादें मिल सकती हैं। लेकिन समस्या ये थी कि क्लाइन स्पेक्टेटर नहीं था। किसी के दिमाग में घुसना खतरनाक हो सकता है और अगर वो आपा खो देता तो पागल यानी लूज कंट्रोल हो सकता था। उसे लगा कि इसके लिए उसे मिस जस्टिस यानी ऑड्री की मदद लेनी होगी। लेकिन ऑड्री अभी सीक्वेंस 6 पर थी और उसे ऐसे खतरनाक कारनामों का अनुभव नहीं था।
क्लाइन ने तय किया कि जब ऑड्री सीक्वेंस 5 बन जाएगी तब वो उसकी मदद लेगा। इसके बाद क्लाइन ने अपने दूसरे शक पर विचार करना शुरू कर दिया। ये व्यक्ति पहले उसे ज़्यादा खास नहीं लगता था, लेकिन अब गहराई से सोचने पर क्लाइन को एक भयानक एहसास हुआ। उसका दूसरा शक था एंशंट सन गॉड, यानी सिटी ऑफ सिल्वर का क्रिएटर। क्लाइन ने नोटिस किया कि एंशंट सन गॉड से जुड़ी कई बातें पृथ्वी के पश्चिमी धर्मों से मिलती जुलती थीं। 1. 7 चर्चों की बाइबल और उनकी प्रार्थना का तरीका मास पृथ्वी जैसा था। 2. एंशंट सन गॉड का मुख्य सिंबल क्रॉस था, यानी क्रूस। 3. उसने अपने बेटों का नाम एडम और अमोन रखा था। 4. उसके नीचे काम करने वाले एंजल्स के प्रकाश के पंख थे, जो किसी और पाथवेयर में नहीं दिखते। 5. वो अचानक सेकंड इपॉक के अंत में प्रकट हुआ, कई प्राचीन देवताओं को मारा और उनकी ताकत छीन ली। उसका जीवन किसी हीरो या प्रोटैगनिस्ट जैसा था, एम्परर रोजल से भी ज्यादा महान। क्लाइन ने एक गहरी सांस ली। उसे अब पक्का यकीन हो रहा था कि एंशंट सन गॉड ही वो ट्रांसमाइग्रेटर था। हालांकि उसका अंत बहुत बुरा हुआ था। उसे उसके ही किंग्स ऑफ एंजल्स ने मिलकर खा लिया था। क्लाइन ने सोचा कि शायद इसीलिए अमोन और एडम ग्रे फॉग में इतनी रुचि रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके पिता से जुड़ा है। इस जांच के लिए भी सुराग ग्रोजल्स ट्रेवल्स किताब में था, जहां एक कैरेक्टर था, असेटिक स्नोमैन, जो एंशंट सन गॉड का भक्त था। लेकिन यहां भी वही समस्या थी, दिमाग पढ़ने के लिए स्पेक्टेटर की जरूरत थी। क्लाइन ने अपनी सोच को विराम दिया और अपना ध्यान भटकाने के लिए नया मिला रेड प्रीस्ट कार्ड, यानी कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी उठाया। जैसे ही उसने अपनी स्पिरिचुअलिटी उसमें डाली, कार्ड से लाल रोशनी निकली और वो एक छोटी किताब में बदल गया। पन्नों पर रोजल गुस्ताफ के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे। कभी वो शिकारी के कपड़े पहने था, तो कभी वो अपनी बीच वाली उंगली दिखा रहा था। क्लाइन ने रेड प्रीस्ट पाथवे के सीक्वेंस देखे। सीक्वेंस 9 हंटर, सीक्वेंस 8 प्रोवोकर, सीक्वेंस 7 पायरोमैनियक, सीक्वेंस 1 कॉन्करर, सीक्वेंस 0 रेड प्रीस्ट। रेड प्रीस्ट भगवान बनने का रस्म पढ़कर क्लाइन हैरान नहीं हुआ। रस्म थी एक ऐसा युद्ध भड़काना जो पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले ले और उसमें जीत हासिल करना। रोजल ने भी यही करने की कोशिश की थी। थक हारकर क्लाइन ने फैसला किया कि वो फिलहाल एक छोटे लक्ष्य पर काम करेगा, डबल ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड के पीछे के असली गुनहगारों को ढूंढना। उसके पास 2 नाम थे, शाही गार्ड्स का कैप्टन विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड और MI9 का डेप्यूटी डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल कोनस किलगौर। ग्रे फॉग छोड़ने से पहले क्लाइंट ने मिस जस्टिस से मिली दवा की रेसिपी द मून यानी एमलिन वाइट को भेज दी और उसे बनाने का ऑर्डर दिया। दृश्य बदलता है बैकलैंड में ओडोरा परिवार के विला की ओर। एमलिन वाइट वहां बैठा मुंह बना रहा था। उसे द वर्ल्ड का काम करने के लिए सिर्फ 7 पाउंड मिल रहे थे, जो उसे बहुत कम लग रहे थे। लेकिन चूंकि उसने अपनी सीक्वेंस 5 की विशेषता यानी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक खरीदने के लिए 5000 पाउंड खर्च कर दिए थे और अब उसके पास सिर्फ 730 पाउंड बचे थे, इसलिए उसने चुपचाप काम स्वीकार कर लिया। तभी कॉस्मी ओडूरा वहां आया। एमलिन ने थोड़ा घमंड दिखाते हुए कहा, मेरे पास सीक्वेंस 5 स्कारलेट स्कॉलर की विशेषता आ गई है। मुझे विस्कार्ड बनने का रस्म कब शुरू करना है? कॉस्मी यह सुनकर हैरान रह गया कि एमलिन ने इतनी जल्दी सामान का इंतजाम कैसे कर लिया। उसने कहा, अगली पूर्णिमा तक इंतजार करो। फिर कॉस्मी ने बहुत बड़ी खबर दी, मेरे दादाजी ने बताया है कि एक बहुत बड़ी हस्ती यानी इंपॉर्टेंट फिगर बैकलैंड आ रही है। ही वो आपसे मिलना चाहते हैं। ही ये शब्द सुनते ही एमलिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। सैंग्वीन जाति में ही का इस्तेमाल सिर्फ एंजल्स यानी सीक्वेंस 2 या उससे ऊपर के लिए होता है, और पूरी दुनिया में सैंग्वीन जाति के पास ऐसे गिने चुने यानी 5 से भी कम लोग और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स बचे थे। एमलिन समझ गया कि कोई बहुत ताकतवर पूर्वज उससे मिलने आ रहा है। चैप्टर 950 कीपिंग सीक्रेट्स। कहानी की शुरुआत एमलिन वाइट से होती है। एमलिन 2 सेकंड के लिए एकदम चुप हो गया। उसने अपनी ठुड्डी नीचे की और दबी आवाज में पूछा, आखिर वो है कौन? एमलिन के लिए एंजल्स, फरिश्ते, स्वाभाविक रूप से सम्मान के हकदार थे, लेकिन जिनके सामने वो वास्तव में अपना सिर झुका सकता था वे सैंग्विन, वैम्पायर्स जाति के वो खास और महत्वपूर्ण लोग थे जिन्हें हर सैंग्विन ही या दे कहकर बुलाता था। इन महान हस्तियों ने सैंग्विन जाति के लंबे इतिहास को देखा और जिया था, जो एमलिन के गर्व का मुख्य कारण था। एमलिन के सवाल पर कॉस्मी ओडोरा ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन संक्षेप में कहूं तो जब समय आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनकर एमलिन के दिमाग में कई सवाल दौड़ने लगे। वो सोचने लगा, क्या वो व्यक्ति एंसेस्टर लिलिथ के किसी आदेश की वजह से आ रहा है? क्या कोई और निर्देश भी हैं? लेकिन एंसेस्टर ने मुझे सीधे निर्देश क्यों नहीं दिए? शायद ये बात छिपाकर रखना ज़्यादा बेहतर है। आखिर मैं तो उनका चोजन वन हूँ। क्या ये सब मिस्टर फूल को नाराज करने से बचने के लिए किया जा रहा है?
एमलिन ने अपने दिमाग में खुद ही इन सवालों के जवाब दिए और अपना टॉप हैट पहनकर ओडोरा के विला से बाहर निकल गया। बाहर मौसम खराब था, सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था। एमलिन ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए एक किराए की गाड़ी ली, क्योंकि उसे मिस्टर वर्ल्ड के लिए दवाइयों का इंतजाम करना था और मिस मैजिशियन फॉर्स के साथ अपनी पेंडिंग डील पूरी करनी थी। दृश्य बदलता है बैकलैंड के शेरवुड बरो की ओर। फॉर्स वॉल एक वेदी पर कांच की बोतलें सजा रही थी, जिनमें हल्के नीले और सुनहरे रंग का लिक्विड भरा था। खरीदारी करके उसे बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन तभी इरादा आया कि एक कॉकटेल नहीं बल्कि दवाइयां हैं। मिस्टर वर्ल्ड के लिए दवा तैयार करने के बाद वो डेलेयर फॉरेस्ट के पुराने किले में जाने की तैयारी कर चुकी थी और बस अपनी दोस्त जियो का इंतजार कर रही थी। टाइम पास करने के लिए वो सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगी। जैसे ही उसने न्यूज़ एट सी समुद्री समाचार पलटा, उसकी नज़र एक जाने पहचाने नाम पर अटक गई, गर्मन स्पैरो। अखबार में लिखा था कि एडवेंचरर फिर से समुद्र में दिखा है। उसने डेथ कंसल के नाम से मशहूर एक व्यक्ति के साथ मिलकर ब्लैक ट्यूलिप जहाज पर हमला किया और पायरेट एडमिरल हेल लेडवेल को मार डाला। इस खबर ने 7 पायरेट एडमिरल्स की लिस्ट को फिर से बदल दिया था। ये पढ़कर फॉर्स का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसे लगा कि गर्मन स्पैरो के कारनामे इतने शानदार हैं कि उन पर एक पूरी नॉवेल लिखी जा सकती है। वो मजाक में सोचने लगी कि अगर गर्मन का स्वभाव थोड़ा अच्छा होता तो वो उसकी बायोग्राफी लिख देती, लेकिन अगर उसने गर्मन स्पैरो नाम से किताब लिखी तो सरकारी बियॉन्डर्स उसे ही पकड़ लेंगे। तभी दरवाजे का लॉक खुला और जियो अंदर आई। जियो ने बताया कि वो MI9 से मिली थी और उसे एक नया मिशन मिला है। फॉर्स ने उत्सुकता से पूछा, क्या मिशन है? जियो ने सोफे पर बैठते हुए जवाब दिया, उस पागल एडवेंचरर गर्मन स्पैरो की बैकग्राउंड की जांच करना। MI9 को जानकारी मिली है कि गर्मन एक बहुत ही भयानक बियॉन्डर है। उसका नाम और पहचान पत्र सब नकली हैं और शायद वो बैकलैंड से ही है। सबसे बड़ी बात, उन्हें शक है कि गर्मन का यहाँ कोई दूसरा नाम और कुछ साथी यानी पार्टनर्स भी हैं। साथी शब्द सुनकर फॉर्स अंदर से हिल गई, क्योंकि गर्मन की असली साथी तो वही थी जो ठीक सामने बैठी थी। उसने अपनी घबराहट छिपाई और जियो के साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि मन ही मन वो डरी हुई थी। दोनों घर से निकलकर स्टेशन की ओर गई। वहां ट्रेन का इंतजार करते समय उन्हें भीड़ में 2 रेड ग्लव्स दिखाई दिए। उनमें से एक व्यक्ति 30 साल का था, जिसने सफ़ेद शर्ट और लंबा काला कोट पहना था। वो कोई और नहीं बल्कि क्रेस्टेड सेजिमेर था, चर्च का एक बहुत बड़ा अधिकारी, हाई रैंकिंग डीकन, जो चर्च के 22 सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। लेकिन वो बहुत सादगी से सफ़र कर रहा था। वो वहाँ से सीधा सेंट सैमुअल कैथीड्रल पहुँचा और आर्च बिशप एंटोनी स्टीफनसन से मिला। सेजिमेर ने आर्च बिशप को बताया कि उसे अगले कुछ हफ्तों तक उनकी मदद चाहिए होगी। उसने खुलासा किया कि भगोड़ा इंस जैंगविल का मामला अब सुलझने वाला है। चर्च की एक बहुत बड़ी हस्ती मैम एरियाना जल्द ही बैकलैंड आने वाली हैं। सेजिमेर ने बताया कि इंस जैंगविल अब मर चुका है। उसकी आत्मा से मिली जानकारी के मुताबिक वो रॉयल फैमिली और डेमोनस सेक्ट के साथ मिलकर काम कर रहा था। इंस जैंगविल ने बैकलैंड के ग्रेट स्मॉक की साजिश रची थी, लेकिन अंत में उसे 008 ने धोखा दिया और उस पर रेड एंजल की बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद सेजिमेर ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि इंस जैंगविल को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्लेन मोरेटी है। ये नाम सुनकर आर्च बिशप एंटनी हैरान रह गए, क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्लेन मोरेटी वही नाइट हॉक था जो टिंजन की घटना में शहीद हो गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक सीक्वेंस 8 का मरा हुआ बियॉन्डर वापस कैसे आया और उसने 008 रखने वाले एक डेमीगॉड को कैसे मार डाला। सेजिमेर ने कहा कि चर्च के मुख्यालय का सख्त आदेश है कि इस जानकारी को टॉप सीक्रेट रखा जाए। किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, हमें क्लेन मोरेटी का पीछा नहीं करना है और ये मानकर चलना है कि वो अभी भी अपनी कब्र में है। आज बिशप एंटनी कुछ देर चुप रहे और फिर धीरे से बोले, शायद वो गॉडेस का कोई ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति है। ये सुनकर सेजिमेर ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो कोई पागलपन की बात कर रहे हों, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अंत में आर बिशप एंटनी ने कहा कि सेजिमेर के मिशन के लिए वो सोस्ट की टीम को वापस बुला लेंगे, जो अभी साउथ कॉन्टिनेंट में अपना मिशन पूरा कर चुकी है। चैप्टर के आखिरी सीन में हम लियोनार्ड मिचेल को देखते हैं, द स्टार। वे अपने कैप्टन सोस्ट से पूछते हैं कि क्या वे आज आराम कर सकते हैं। सोस्ट ने हामी भर दी। लियोनार्ड अपने कमरे में गया, दीवार से टैक लगाकर खड़ा हुआ और राहत की सांस ली। वे अभी आराम करने की सोच ही रहे थे कि अचानक बिना किसी चेतावनी के उनकी आंखों के सामने गहरी लाल रोशनी फैल गई। द फूल ने उन्हें तुरंत टैरोट क्लब की मीटिंग के लिए समन कर लिया था। यहां से चैप्टर 951 ड्रॉइंग अ कार्ड शुरू होता है। जब तक लियोनार्ड कुछ समझ पाता, उसने खुद को धुंध यानी ग्रे फॉग के ऊपर एक विशाल महल में पाया।
वहां गगनचुंबी पत्थर के खंभे थे जो उस प्राचीन जगह को सहारा दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये दिग्गजों का निवास स्थान हो। लियोनार्ड की हरी आंखों में शून्यता थी। अगले ही पल उसने खुद को एक लंबी कांसे की मेज के पास एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठे हुए पाया, और मेज के सबसे ऊपरी छोर पर धुंध में लिपटी हुई एक रहस्यमयी आकृति बैठी हुई थी। वो आकृति अपनी सीट पर आराम से झुकी हुई थी, जैसे वह पूरी दुनिया को ऊपर से देख रही हो। लियोनार्ड को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी गहरी खाई या आसमान को छूते पहाड़ों को देख रहा हो, एक ऐसी शक्ति जिसका कोई अंत नहीं था। एक चर्च के बियॉन्डर के रूप में वो देवताओं के अस्तित्व को जानता था। उसके मन में तुरंत अपनी सीट से उठकर उस अस्तित्व के सामने दंडवत होने की इच्छा हुई। एक देवता की शक्ति असीमित है। जैसे ही लियोनार्ड खड़ा हुआ, एक अदृश्य शक्ति ने उसे वापस बैठा दिया। उसके कानों में एक धीमी और शांत आवाज गूंजी, इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मिस्टर फूल कह सकते हो। द फूल। लियोनार्ड का अज्ञात का डर तुरंत कम हो गया। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और झुककर अभिवादन किया। माननीय पधात्री महोदय, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? लियोनार्ड जानता था कि एक गुप्त अस्तित्व के साथ संबंध बनाना कितना खतरनाक हो सकता है। वह अथाह सीमा के किनारे था, लेकिन बदले की आग में उसने ये चुनाव किया था। उसे याद आया कि द फूल को मानने वाला क्लाइन मोरेटी अभी भी जिंदा है और एक डेमी गॉड बन चुका है। इसलिए लियोनार्ड को भी उम्मीद की किरण दिखाई दी। द फूल ने हल्का सा हंसते हुए कहा, चूंकि तुमने मुझसे मदद के लिए प्रार्थना की थी, तो समतुल्य विनिमय के सिद्धांत के अनुसार तुम्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लियोनार्ड का शरीर कांप उठा। उसने पूछा, आप क्या चाहते हैं? द फूल ने कहा, जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है। शायद भविष्य में मुझे कुछ लोगों की मदद करने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़े। अभी के लिए बैठ जाओ। लियोनार्ड थोड़ा शांत हुआ और हिम्मत करके पूछा, क्या वह क्लाइन मोरेटी भी यहां मेरी तरह आया था? द फूल ने शांत स्वर में कहा, एक अलग तरीके से। लियोनार्ड ने मेज के चारों ओर देखा और पाया कि वहां कुल 22 कुर्सियां थीं, जो 22 बियॉन्डर पाथवे और टैरो कार्ड से मेल खाती थीं। द फूल ने समझाया कि उनके अलावा और भी जीवित लोग हैं जो यहां जानकारी और संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। ये सुनकर लियोनार्ड का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसे लगा कि ये एक मौका है। अपनी साथी डेली की मौत के बाद उसे एहसास हुआ था कि वह कमजोर है। उसे अपने साथियों को बचाने के लिए कम से कम सीक्वेंस 4 यानी डेमी गॉड तक तो पहुंचना ही होगा। लियोनार्ड ने पूछा, क्या मैं इस नियमित सभा में शामिल हो सकता हूं? द फूल ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, लेकिन जब तुम वापस जाओ तो पहले ज़ोरवास्ट को इसके बारे में जरूर बताना। उससे इसे छुपाने की कोशिश मत करना। उसे? लियोनार्ड समझ गया कि ओल्ड मैन यानी उसके शरीर में रहने वाला पैरासाइट सच में एक एंजल है। द फूल चाहते थे कि पैलेस को पता चले कि लियोनार्ड के पीछे एक देवता का हाथ है। डर पैदा करना संघर्ष से ज्यादा उपयोगी होता है। अंत में द फूल ने टैरो कार्ड्स का एक डेक यानी गड्डी प्रकट की और लियोनार्ड को अपना कोड नेम चुनने को कहा। लियोनार्ड ने पूछा, क्लाइन मोरेटी का कार्ड कौन सा है? द फूल ने लापरवाही से कहा, द वर्ल्ड। वह है और वह नहीं भी है। लियोनार्ड इस पहेली को समझ नहीं पाया, लेकिन उसने ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने डेस्क से एक कार्ड खींचा। कार्ड पर एक देवी थी जो पवित्र जल डाल रही थी और पृष्ठभूमि में तारे थे। ये था द स्टार कार्ड। लियोनार्ड को यह नाम ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। द फूल ने उसे बताया कि सभा हर मंगलवार को दोपहर 3 बजे होती है और फिर उसे वापस भेज दिया। जब लियोनार्ड गायब हो गया तो द फूल यानी क्लाइन मोरेटी ने हल्के से हंसते हुए मेज पर रखे बाकी सभी टैरो कार्ड्स को पलट दिया। उन सब पर एक ही तस्वीर थी, तारों से भरा आसमान। वे सभी द स्टार कार्ड थे। क्लाइन ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि लियोनार्ड को वही कार्ड मिले जो उसे सूट करता है। फिर क्लाइन ने लियोनार्ड के शरीर में छिपे उस प्रकाश के गोले यानी पहले ज़ोरोआस्ट के बारे में सोचा। उसने लियोनार्ड की आत्मा को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ उसके एस्ट्रल प्रोजेक्शन को ऊपर खींचा था ताकि पैलेस ज़ोरोआस्ट को सीधे तौर पर यहां ना लाया जा सके। वो चाहता था कि लियोनार्ड मजबूत बने और धीरे धीरे उस एंजल के चंगुल से आज़ाद हो सके। इसके बाद क्लाइन ने अपना ध्यान डैनेट्स की ओर केंद्रित किया और उसे सीक्वेंस 6 कॉन्स्पायरर का पोषण फार्मूला बनाकर दिया और उसे दक्षिण महाद्वीप छोड़ने का निर्देश दिया। डैनेट्स फार्मूला पाकर बेहद खुश हुआ। वो तुरंत एंडरसन को अलविदा कहने के लिए उसके कमरे की तरफ भागा। जब डैनेट्स ने एंडरसन के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो वह खुला हुआ था। डैनेट्स अंदर झांक कर देखा और वह सन्न रह गया। एंडरसन अपने हाथ में एक चाकू पकड़े हुए धीरे धीरे अपने पेट को काट रहा था। चैप्टर 952 व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। कितनी छोटी दुनिया है।
डेनिस डर के मारे पीछे उछल पड़ा और हड़बड़ाहट में बोला, माफ करना, मैंने कुछ नहीं देखा। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। तब जाकर डेनिस को होश आया कि वो क्या कर रहा था। उसने सोचा, मैं क्या कर रहा था और एंडरसन क्या कर रहा था। उसने अपना काला बॉक्सिंग ग्लव उतारा और गुस्से में सोचा, बेहतर यही होगा कि मैं अपना सामान पैक करूं और यहां से निकल जाऊं। हालांकि उसे जिज्ञासा थी कि एंडरसन क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। उसके कैप्टन ने उसे सिखाया था कि अज्ञात चीजों से डरना और सम्मान रखना चाहिए। जैसे ही डेनिस मुड़ा, उसने देखा कि दरवाजा खुला और एंडरसन बाहर निकल आया। उसके शर्ट के नीचे के बटन खुले थे और उसके हाथ में गहरा काला चाकू था। एंडरसन ने डेनिस को अजीब नजरों से देखा और पूछा, क्या तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे? डेनिस ने मौका देखकर मजाक उड़ाया, ये तुम्हारी आज़ादी है। अगर तुमने वसीयत नहीं लिखी है तो मैं अमीर हो जाऊंगा। एंडरसन अपनी गाल मलते हुए हंसा और बोला, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मेरे साथ क्या हुआ? डेनिस को शक हुआ कि एंडरसन कोई चाल चल रहा है। एंडरसन जोर से हंसा और बताया, कुछ समय पहले मुझे पकड़ लिया गया था और अजीबोगरीब खून और जड़ी बूटियां में भिगो कर रखा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरे शरीर के अंदर एक अजीब कुकून बन गया है। ये कुकून हंटर पाथवे के हाई लेवल बियॉन्डर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसने अपने पेट की ओर इशारा किया। डेनिस हैरान रह गया और मजाक में बोला, अगर तुम लड़की होती तो मैं सोचता कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो क्या वो अजीब आदमी तुम्हारे पेट के उस बच्चे, मतलब कुकून की वजह से आया था? एंडरसन ने सिर हिलाया। डेनिस ने हाथों से इशारा करते हुए पूछा, तो तुम अपना पेट काट कर उस कुकून को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे? एंडरसन ने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, मुझे डर है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या और भी डेमीगॉड्स को आकर्षित कर सकता है। मुझे जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना होगा। डेनिस ने उलझन में पूछा, तो तुमने कोशिश क्यों नहीं की? एंडरसन ने कड़वी हंसी के साथ कहा, मैंने सोचा कि शायद इसे सीधे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं है, वरना वो मेरा पेट काटकर कुकून अंदर रख देते। इतनी मेहनत क्यों करते? एंडरसन ने फिर कहा, क्या तुम्हारे पास गर्मिन स्पैरो से संपर्क करने का तरीका नहीं है? वो बहुत अनुभवी हैं, शायद उनके पास इसका कोई हल हो। डेनिस डर गया क्योंकि वो गर्मिन स्पैरो का नाम सुनते ही घबरा जाता था। उसने तुरंत झूठ बोला, नहीं, मैंने उसे गोल्डन ड्रीम छोड़ने के बाद से नहीं देखा। एंडरसन ने मुस्कुराते हुए उसकी पोल खोल दी। जब तुम उसे खत लिख रहे थे मैं वहीं था और उसके मैसेंजर से भी मिल चुका हूं। डेनिस का चेहरा उतर गया। उसने बात बदलने के लिए सुझाव दिया, असल में तुम हमारे कैप्टन से मदद मांग सकते हो। वो बहुत ज्ञानी हैं और चर्च ऑफ नॉलेज से भी मदद ले सकती हैं। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो मैं उनसे बात कर लूं। ये सुनते ही एंडरसन का चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत कहा, ठीक है, चलो यही करते हैं। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, कब निकलना है? डेनिस को एहसास हुआ कि एंडरसन ने उसे फंसा लिया है। वो अपने कमरे में गया, बची हुई बियर पी और अपना सामान पैक किया। उसने वहां एक सुनहरे पैटर्न वाला सूखा पत्ता छोड़ दिया। ये पत्ता जनरल मेसन चेस से संपर्क करने का टोकन था, जिसे गर्मिन स्पैरो के निर्देश पर वहां छोड़ा गया था। डेनिस के जाने के बाद कमरे में अचानक एक मोमबत्ती जली और 2 मीटर ऊंची लाल आग की लपटें उठीं। आग के बीच से ड्वेन डांटेस यानी क्लेन बाहर निकल आया। उसने अपना टॉप हैट और सूट पहना हुआ था। वो वहां रखे सुनहरे पत्ते को उठाकर होटल से बाहर निकल गया और व्हाइट फेदर स्क्वायर की ओर बढ़ा, जहां जनरल मेसन चेस का घर था। ड्वेन डांटेस के रूप में क्लेन वहां के स्थानीय लोगों के बीच अलग लग रहा था। यहाँ के लोग सांवले थे, उनके बाल घुंघराले थे और वो बीड़ी यानी रोल्ड टोबैको पीते थे। कई लोगों की कमर पर दलवावा मान का फल लटका हुआ था, जिसे वो पानी या शराब रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। क्लेन ने जनरल के घर जाकर गार्ड से हैगिस नाम के व्यक्ति से मिलने की इच्छा जाहिर की। गार्ड ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो एक लोइनीज सज्जन लग रहा था। थोड़ी देर बाद हैगिस बाहर आया। वो एक स्थानीय व्यक्ति था, लेकिन उसने खुद को लोइनीज रईसों की तरह तैयार किया था। सफ़ेद शर्ट, काला वेस्ट और स्ट्रेट बाल। उसने बहुत ही सलीके से लेकिन अजीब लहजे में क्लेन का स्वागत किया। क्लेन ने भी शिष्टाचार दिखाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई लोइनीज रईसों जैसा लहजा इतनी अच्छी तरह बोल पाएगा। हैगिस ने गर्व से बताया कि उसने ये लहजा उन लोइनीज रईसों से सीखा था जो यहाँ आए थे। उसने कहा, मेरे दोस्तों में कर्नल एल्फ्रेड हॉल भी शामिल हैं, जो एक अर्ल के दूसरे बेटे हैं। हॉल? क्लेन ने मन ही मन हंसते हुए कहा, मैं अर्ल हॉल से एक चैरिटी पार्टी में मिला था। वो सच में एक नेक इंसान है। दुनिया कितनी छोटी है, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। हैगिस ने सहमति में सिर हिलाया और बताया कि दुर्भाग्य से एल्फ्रेड का पिछले साल ईस्ट बालम में तबादला हो गया। इसके बाद उसने ड्वेन डांटेस को अंदर बुलाया। अंदर जाते समय क्लेन ने ऊपर लगे रंगीन कांच की ओर देखा। सूरज की रोशनी में वो कांच ऐसे चमक रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। चैप्टर 953 प्रोफेसी, भविष्यवाणी।
क्लाइन ने अपनी नजरें हटाईं और सोने की परत चढ़ी अपनी छड़ी को पकड़कर हैगिस के पीछे पीछे जनरल के निवास में प्रवेश किया। इस जगह की बनावट सदर्न कॉन्टिनेंट के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ ना तो अंधेरे का इस्तेमाल था और ना ही इंसान की हड्डियों की सजावट, जो आमतौर पर स्थानीय इमारतों में दिखती थी। इसके बजाय ये नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की शैली में बना था, जिसमें इंटेस का प्रभाव साफ झलक रहा था। हर स्तंभ पर सोने की परत चढ़ी थी, म्यूरल्स में गर्म रंगों का इस्तेमाल था और एक शानदार घुमावदार सीढ़ी चारों मंजिलों को जोड़ते हुए नीचे हॉल में आ रही थी। सीढ़ियों और खंभों पर हथेली के आकार के सोने के एंजल्स लगे थे, जिन्हें छूने की क्लाइन को बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन उसने खुद को रोका। हैगिस से बात करते हुए क्लाइन ने पूछा, कर्नल एल्फ्रेड हॉल यानी ऑड्री के भाई ने वेस्ट बालम में काफ़ी योगदान दिया है ना? हैगिस ने सहमति में सिर हिलाया और बताया कि एल्फ्रेड ने 30 से भी कम उम्र में कर्नल बनकर अपनी काबिलियत साबित की है। उसने एक बार अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ दुश्मनों की एक बड़ी बटालियन को हरा दिया था। क्लाइन मन ही मन मजाक में सोचने लगा, बेचारा एल्फ्रेड इतनी मेहनत करके हाई रैंक बियॉन्डर बनेगा और घर जाके पता चलेगा कि वो अपनी बहन के कुत्ते सूजी का मुकाबला भी नहीं कर सकता। क्लाइन ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि यहाँ के घरों में इंसान की हड्डियों की सजावट क्यों नहीं है, जो ईस्ट बालम में बहुत आम है। हैगिस ने बताया कि ये परंपरा सिर्फ बालम एम्पायर के शाही परिवार के वफादार इलाकों में है। उनके लिए अपनों की हड्डियां घर में रखना प्यार का प्रतीक है और सबसे खास हिस्सा खोपड़ी होती है। हैगिस ने हंसते हुए क्लाइन को ऑफर दिया, अगर हमारी डील पक्की हो गई तो मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा और अपने दादाजी की खोपड़ी में शराब यानी फिनिश वाइन पिलाऊंगा। क्लाइन का चेहरा उतर गया। वो स्थानीय रिवाज को पचा नहीं पा रहा था। तभी सीढ़ियों से एक व्यक्ति नीचे उतरा। उसने बिना हैट के काली मिलिट्री ड्रेस पहनी थी, जिस पर सोने के बटन चमक रहे थे और खून जैसे लाल रंग का साश बंधा था। उसका चेहरा थोड़ा बड़ा और अजीब था। ये थे जनरल मेसंचेज, वेस्ट बालम के नॉर्दर्न स्टेट के शासक। क्लाइन ने झुककर उनका अभिवादन किया। उसे महसूस हुआ कि कहीं से कोई उसे घूर रहा है, जैसे दीवारों और कांच से नजरें उस पर गड़ी हों। मेसांचीज ने डुटनीज भाषा में स्वागत किया। क्लाइन, जो अपनी मैरिनेट की मदद से ये भाषा समझता था, ने हथियारों की डील पर बात शुरू की। क्लाइन ने 3-4 हज़ार लोगों के लिए हथियारों और कुछ तोपों की पेशकश की। कीमत तय हुई। अगर मेसांचेस खुद ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा लेते हैं तो कीमत 40,000 पाउंड होगी। मेसांचेस तुरंत मान गया और कहा कि वो डाउन पेमेंट अभी देगा और बाकी पेमेंट सामान मिलने पर। चूंकि उसके पास लोएनिस पाउंड कम थे, उसने सोने के सिक्कों और ईंटों में भुगतान करने का प्रस्ताव दिया, जिसे क्लाइन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। क्लाइन के जाने के बाद मेसांचेज ने ऊपर की ओर देखा और पूछा, योर एक्सेलेंसी लूका, क्या ये वही व्यक्ति है जिसका आप इंतजार कर रहे थे? सीढ़ियों के ऊपर से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने सफ़ेद चोगा पहना था और उसकी आंखें गहरी ग्रे हरी थी। यह था लूका ब्रूस्टर, जो कि चर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम का एक डेमीगॉड था। उसने कहा, पक्का नहीं कह सकता। मेरी भविष्यवाणी कहती है कि जो व्यक्ति मेरी मुसीबत हल करेगा वो अगले 2 दिनों में यहीं मिलेगा। लेकिन ये व्यक्ति बहुत साधारण लग रहा था। शायद इसके पीछे कोई बड़ी ताकत छिपी हो। लूका ने कहा कि वो सपने के जरिए सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। वो एक सोफे पर बैठ गया और सो गया। सपने में लूका ने खुद को जनरल के हॉल में पाया। सामने ड्वेन डांटेस खड़ा था। अचानक डांटेस का चेहरा एक अजीब मुस्कान में बदल गया। आँख की लपटें उठी और ऊपर से ताश के पत्ते गिरने लगे। लूका ने अपनी छाती से काला भंवर खोलकर डांटेस को निगलने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके बगल में खड़ा मेसांचेस भी बदलकर ड्वेन डांटेस बन गया। हॉल में मौजूद हैगिस और सारे गार्ड्स भी ड्वेन डांटेस बन गए और सब उसे घूरने लगे। लूका झटते से नींद से जागा। उसने घबराकर मेसांचेस से कहा, मुझे उस सज्जन से और उसके पीछे छिपे डेमीगॉड से खुद मिलना होगा। अपनी बात पूरी करने से पहले उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई। बाहर अंधेरा था और आसमान में अजीब लाल रंग का चांद चमक रहा था। ब्लड मून, रक्त चंद्रमा। दूसरी तरफ डेलेयर फॉरेस्ट के पास एक होटल में फॉर्स वॉल पसीने से तरबतर होकर उठी। उसने राहत की सांस ली कि मिस्टर फूल की वजह से वो ब्लड मून के प्रभाव से बच गई। वो बड़बड़ाई, इस साल बहुत ज़्यादा ब्लड मून्स हो रहे हैं। पिछला तो बस 2 महीने पहले ही हुआ था। तभी उसे कुछ याद आया और वो डरते हुए अपनी बगल में मुड़ी। उसकी दोस्त जियो, जो जल्दी सो गई थी, अब जाग चुकी थी और अपनी खुली आंखों से सीधे फॉर्स को घूर रही थी। यहाँ से चैप्टर 954 स्ट्रेंज एंशिएंट कासल शुरू होता है। फॉर्स और शियो की नज़रें हवा में मिली और दोनों कुछ देर के लिए एकदम चुप रहीं। माहौल को हल्का करने के लिए फॉर्स ने एक सूखी हंसी के साथ पूछा, हा, तुम अभी तक सोई नहीं? शियो ने अपनी भौहें सिकोड़ी और गंभीरता से पूछा कि उसे क्या हुआ है। फॉर्स ने बात को संभालते हुए झूठ बोल दिया, कुछ नहीं। मैंने तुम्हें बताया था ना, जब भी पूर्णिमा होती है मेरी हालत ठीक नहीं रहती, और ब्लड मून के दौरान तो ये और भी खराब हो जाता है। उसने ऐसा दिखाया जैसे ये सब सामान्य है।
शियो ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं किए और अपनी चादर खींचते हुए कहा, मुझे याद है तुम नींद की गोलियां लाई थी। फॉर्स ने राहत की सांस ली कि शियो ने ज्यादा पूछताछ नहीं की और कहा कि अब उसे जरूरत नहीं है। इसके बाद शियो करवट लेकर सो गई, लेकिन फॉर्स काफी देर तक छत को घूरती रही और ख्यालों में खोई रही, जब तक कि उसे भी नींद नहीं आ गई। अगले दिन दोपहर के समय वे दोनों डिलेयर फॉरेस्ट यानी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच उस प्राचीन ढह चुके किले के सामने खड़ी थीं जो हरी लताओं से ढका हुआ था। फॉर्स पसीने से लथपथ थी। होटल के मालिक ने कहा था कि यहां पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, लेकिन उन्हें 7 घंटे लग गए क्योंकि जंगल में कोई रास्ता नहीं था। उन्हें खुद रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ा था। शियो ने अपनी तिकोनी तलवार निकाली और फॉर्स को ताना मारा कि उसे गाइड रख लेना चाहिए था। फॉर्स ने अपनी सफाई में कहा कि एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते उसे लगा था कि सब ठीक रहेगा। उसने ये भी तर्क दिया कि अभी दोपहर का समय है, जो एकदम सही है क्योंकि इस वक्त भूत प्रेत, व्रेट्स और गोस्ट्स अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होते हैं। किले को सामने देखकर फॉर्स और शियो दोनों उलझन में थे। फॉर्स ने एक बहाना बनाते हुए सवाल उठाया, भला घने जंगल के बीच बिना किसी रास्ते के कोई किला क्यों बनाएगा? ये बात सच में अजीब है। शियो ने अनुमान लगाया कि शायद ये जगह भूतिया हो गई थी, इसलिए लोगों ने इसे छोड़ दिया और समय के साथ रास्ता मिट गया। लेकिन फॉर्स का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। उसे लगा कि शायद ये सैंग्विन यानी वैम्पायर का कोई प्राचीन किला है, क्योंकि वे ऐसी सुनसान जगहों पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ये सैंग्विन का किला है तो उन्होंने इसे छोड़ा क्यों? सैंग्विन पैसे और बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स के लालची होते हैं, वे कीमती चीज़ें ऐसे ही नहीं छोड़ते। फॉर्स ने निष्कर्ष निकाला कि ज़रूर यहाँ कोई बहुत बड़ी मुसीबत या खतरा है जिसे सुलझाना आसान नहीं था। इसलिए बड़े बड़े लोगों ने भी इस जगह से दूरी बना ली। ये सोचकर उसे अपने मिशन पर डर लगने लगा। सूरज ढलने से पहले वे अपनी जांच पूरी करना चाहते थे। फॉर्स ने लिमानोज ट्रैवल्स को हाथ में पकड़ा और दीवार पर हाथ रखकर एक जादुई रोशनी के जरिए किले के अंदर प्रवेश किया। अंदर का नज़ारा वीरान था। छत टूटी हुई थी जिससे धूप अंदर आ रही थी, लेकिन फिर भी वहां हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी। फॉर्स ने अपनी स्पिरिट बॉडी का इस्तेमाल करके चेक किया, लेकिन उसे आसपास कोई आत्मा नहीं दिखी। तभी उनकी नज़र एक पत्थर की सीढ़ी पर पड़ी जो अंधेरे में जा रही थी। शियो ने कहा, ठंडी हवा नीचे से आ रही है। मुझे शक है कि सारे भूत प्रेत वहीं सीढ़ियों के नीचे छिपे हैं। फॉर्स ने अपनी नोटबुक खोली और रोशनी पैदा की। वे दोनों सावधानी से उस संकरी और घुमावदार सीढ़ी से नीचे उतरने लगीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आवाज़ ठक ठक गूंज रही थी। फॉर्स को लग रहा था कि अगर वे यहाँ ज्यादा देर रहीं तो पागल हो जाएंगी। आखिरकार वे सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक समतल जगह पर पहुंची। ये एक विशाल हॉल था जिसकी छत करीब 10 मीटर ऊंची थी। जमीन पर काले काइल्स बिछे थे और हर जगह से पानी रिस रहा था। हॉल के दूसरे छोर पर, जहां रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी, एक विशाल कान से दरवाज़ा था। यह दरवाज़ा ऊपर से नीचे तक बंद था और इस पर बहुत ही मिस्टीरियस सिंबल और पैटर्न्स खुदे हुए थे, जैसे कि वो किसी चीज़ को सील कर रहे हों या उसे बाहर आने से रोक रहे हों। फॉर्स ने दबी आवाज़ में पूछा, क्या तुमने कभी इतना बड़ा दरवाज़ा देखा है? इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या ये किला इसलिए बनाया गया था ताकि इस दरवाजे के पीछे मौजूद चीज़ों को बाहर आने से रोका जा सके? शियो ने देखा कि दरवाजे के पास ज़मीन पर कई पुरानी जंग लगी हुई सिल्वर और काले रंग की तलवारें पड़ी थीं। शियो ने अपने अनुभव से बताया कि ये किला शायद 4th एपॉक या उससे भी पहले का है। फॉर्स अब बहुत डर चुकी थी। उसे टैरो क्लब की वो डरावनी कहानियां याद आ रही थीं जो लिटिल सन ने सुनाई थी। उसका मन कर रहा था कि वो वापस चली जाए और मिस्टर वर्ल्ड की मदद ले, लेकिन शियो हिम्मत करके आगे बढ़ गई। शियो ने कहा, शायद पास जाने पर हमें कुछ सुराग मिले। वो उस भारी भरकम सील किए हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। फॉर्स भी अपनी नोटबुक कसकर पकड़े उसके पीछे पीछे गई। जैसे जैसे वे दरवाजे के करीब पहुंची, फॉर्स ने एक भयानक चीज़ देखी। जमीन पर बिछे काले टाइल्स की दरारों से जो चीज़ रिस रही थी, अब वो पानी नहीं थी। फॉर्स ने देखा कि उनके सामने गाढ़ा लाल खून यानी स्टैगरिंग ब्लड रिस रहा था। फॉर्स बुरी तरह घबरा गई और उसने तुरंत अपनी नोटबुक खोली। जब उसने कनखियों से शियो की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। शियो जो उसके आगे चल रही थी, उसका रंग एकदम पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं बल्कि गहरी हरी यानी डार्क ग्रीन हो गई थी और उसके होंठ खून जैसे लाल सुर्ख थे।
उसके आसपास का माहौल काला और डरावना हो गया था और उसका चेहरा बुरी तरह विकृत यानी डिस्टॉर्टेड लग रहा था, जैसे कि वो अब शियो नहीं बल्कि कोई और ही बला हो। चैप्टर 955 एंशंट रेत, प्राचीन प्रेत। फॉर्स की पुतलियां फैल गईं क्योंकि वो अंधेरे में सीओ की हालत को बेहतर तरीके से देखने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसके सामने की रोशनी किसी पुराने कैमरे के फ्लैश से कई गुना ज्यादा तेज चमक उठी, जिससे सब कुछ सफेद हो गया। फॉर्स ने तुरंत अपनी जादुई किताब लिमानोस ट्रैवल्स के पन्ने पर उंगली फेरी। उसके पैरों से काला धुआं उठा और उसे पूरी तरह ढक लिया। ये काला धुआं हथेली के आकार के चमगादड़ों में बदल गया जो चारों दिशाओं में उड़ गए। ये विंग्स ऑफ डार्कनेस की शक्ति थी। इसका असल इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने के लिए होता है, लेकिन फॉर्स ने इसका इस्तेमाल वहां से भागने के लिए किया। जब चमगादड़ उड़े तो फॉर्स वहां से गायब हो चुकी थी और 10 मीटर दूर प्रकट हुई। सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर जब फॉर्स ने सीओ की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। सीओ बिल्कुल सामान्य लग रही थी, बस थोड़ी उलझन में थी कि फॉर्स ने इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों दी। फॉर्स ने राहत की सांस ली और पुष्टि करने के लिए सीओ से पूछा, सीओ तुम्हारी हाइट कितनी है? सीओ ने चिढ़कर जवाब दिया, 152 सेंटीमीटर। क्या हुआ तुम्हें? सीओ का गुस्सा देखकर फॉर्स समझ गई कि पिछला भयानक दृश्य सिर्फ एक भ्रम यानी इल्यूजन था जो उस दरवाजे के करीब जाने की वजह से हुआ था। फॉर्स ने सीओ को सब बताया और दोनों ने तय किया कि वे दरवाजे से थोड़ा दूर रहेंगे। फॉर्स ने सोचा कि अगर ये जगह इतनी डरावनी है तो यहाँ भूत प्रेत यानी व्रेट्स क्यों नहीं दिख रहे। सीओ ने सुझाव दिया, अपने सिर के ऊपर वाली रोशनी बुझा दो। जैसे ही फॉर्स ने रोशनी बुझाई, अंधेरे में उनकी स्पिरिट विजन काम करने लगी। अब उन्हें वहां 2 धुंधली आकृतियां दिखाई दीं, 2 प्राचीन प्रेत यानी एंशिएंट रेट्स। पहला प्रेत एक महिला थी जिसने नाइट के कपड़े पहने थे, और दूसरा पुरुष एक पुरुष था जिसने चांदी और काले रंग का कवच यानी आर्मर पहना और हाथ में जंग लगी तलवार थी। महिला प्रेत दरवाजे और फॉर्स के बीच भटक रही थी, जबकि पुरुष प्रेत दरवाजे के पास पहरा दे रहा था। फॉर्स ने हिम्मत करके महिला प्रेत से बात की। महिला ने बताया, मैं अपने पति को ढूंढ रही हूं, वो यहाँ गार्ड है। उसने मुझे बताया था कि दरवाजे के पीछे से जादुई शक्ति रिस रही है, इसलिए मुझे भाग जाना चाहिए, लेकिन मैं उसके बिना नहीं जाना चाहती। फॉर्स का दिल पसीज गया। फिर उसने पुरुष प्रेत यानी नाइट से पूछा। उसने जवाब दिया, मैं इस काले दरवाजे की रक्षा कर रहा हूं ताकि मेरी पत्नी सुरक्षित भाग सके। अगर तुम उससे मिलो तो कहना कि उसका नाइट आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ता रहा। फॉर्स और सीओ ये देखकर बेहद भावुक हो गए। ये दोनों पति पत्नी 1500 साल से भी ज्यादा समय से एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे, एक दूसरे के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे दिखाई नहीं दे रहे थे। फॉर्स ने चिल्लाकर महिला प्रेत को बताया, दरवाजे की तरफ देखो, तुम्हारा पति वहीं है। महिला ने कोशिश की, लेकिन उसकी खाली नजरें पुरुष के आर पार निकल रहीं, उसे कुछ नहीं दिखा। तभी पुरुष प्रेत ने फॉर्स और सीओ की तरफ देखा और चिल्लाया, तुम कौन हो? इसी के साथ दोनों प्रेतों ने हमला कर दिया। फॉर्स और सीओ को लगा जैसे उनका शरीर जम रहा है और दिमाग सुन्न हो रहा है, लेकिन सीओ ने तुरंत अपनी आंखों से बिजली छोड़ी, जिससे वो आजाद हो गई। उसने अपनी तिकोनी तलवार फेंककर साइकिक लैशिंग का इस्तेमाल किया। उधर फॉर्स ने लिमानोस ट्रैवल्स का इस्तेमाल करते हुए अब इस चेन से पुरुष प्रेत को बांध दिया। सीओ ने आगे बढ़कर महिला प्रेत को कंट्रोल किया, जबकि फॉर्स ने बिजली और होली लाइट की बरसात करके पुरुष प्रेत को पूरी तरह नष्ट यानी प्योरीफाई कर दिया। इसके बाद उन्होंने मिलकर महिला प्रेत को ही हरा दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद फॉर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने डेमीगॉड लेवल के करीब माने जाने वाले इन खतरनाक प्रेतों को इतनी आसानी से हरा दिया। ये लिमानोस ट्रैवल्स की ताकत और उनकी अच्छी टीम वर्क का नतीजा था। जैसे ही वे दोनों राहत की सांस ले रहे थे और हॉल में शांति छाई थी, तभी उस विशाल और सील किए गए कांसे दरवाजे के पीछे से खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। चैप्टर 956 दरवाजे के पीछे की चीजें, दरवाजे के पीछे का खौफ। ठक ठक ठक। विशाल कान से दरवाजे के पीछे से खटखटाने की आवाजें लगातार आ रही थीं और पूरे हॉल में गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाजें किसी बहुत पुराने अतीत से आ रही हों। फॉर्स बुरी तरह कांप रही थी। उसने दबी आवाज में पूछा, उस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? जियो ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। उसने अपनी तिकोनी तलवार इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि उसके हाथों की नसें उभर आई थीं। खटखटाने की आवाजें एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर जारी थीं, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। फॉर्स ने खुद को तसल्ली दी, वह शायद बाहर नहीं आ सकता। अगर आना इतना आसान होता तो वो आज तक इंतजार नहीं करता। जियो ने सिर हिलाया और कहा, जैसे ही प्रेतों की राख और कर्स्ड आइटम्स बन जाएंगी, हम तुरंत निकल जाएंगे। इस डरावने माहौल में उनकी जिज्ञासा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब बस जान बचाने की फिक्र थी। प्राचीन प्रेतों की वसीयत। तभी जमीन पर चमकती हुई धूल गिरने लगी और 2 ढेर बन गए।
प्रेतों के अवशेषों से दो अलग अलग चीजें बनी, एक पारदर्शी अंगूठी और दूसरी क्रिस्टल जैसी आंख जिसमें काला धुआं घूम रहा था। फॉर्स ने समझा कि एंशिएंट रेथ असल में एक प्रेत और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक का मिश्रण होता है और मरने के बाद वे अपनी जिंदगी से जुड़ी किसी खास चीज कर्स्ड आइटम और अपनी ताकत के स्रोत डस्ट में बदल जाते हैं। दरवाजे के पीछे खटखटाने की आवाजें और तेज हो गईं, जिससे फॉर्स और जियो कांपने लगे। फॉर्स ने जियो को इशारा किया और 3 लोहे के बक्से निकाले। उसने हिचकिचाते हुए सुझाव दिया, ये दोनों पति पत्नी इतने सालों से एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। मैं सोच रही हूं कि उनके अवशेषों का थोड़ा हिस्सा यहीं एक साथ दफना दूं, बाकी हम बांट लेंगे, ठीक है? जियो ने तुरंत सहमति दी। फॉर्स ने अपनी नोटबुक से क्लॉ ऑफ करोजन की ताकत इस्तेमाल करके जमीन में गड्ढा खोदा। उसने क्रिस्टल आंख पत्नी की निशानी और धूल का एक ढेर उसमें डाला और गड्ढा भर दिया। उसने अपने नाखूनों से जमीन पर एक समाधि लेख लिखा, रिटर्निंग फॉर यू, डिफेंडिंग फॉर यू, टुगेदर फॉरएवर। तुम्हारे लिए लौटा, तुम्हारी रक्षा की, हमेशा के लिए साथ। तभी दरवाजे के पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। बम! फॉर्स डर के मारे उछल पड़ी। उसने जल्दी से बचे हुए अवशेष अंगूठी और धूल बक्सों में भरे और वे दोनों सीढ़ियों की ओर भागने लगे। भागने का संघर्ष। वे सीढ़ियों पर दौड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगे, इस बात की परवाह किए बिना कि वो गिर सकते हैं। आखिरकार उन्हें सूरज की रोशनी दिखी। जैसे ही वे बाहर की रोशनी में आए, जमीन के नीचे से आने वाली खटखटाने की आवाजें अचानक बंद हो गईं। फॉर्स और जियो ने राहत की सांस ली और जंगल के किनारे तक बिना रुके चलते रहे। अचानक मुसीबत। जब वे सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, फॉर्स ने कहा, वह सच में बहुत डरावना था। वे खटखटाने की आवाजें मेरी अब तक की सबसे भयानक याद बन गई हैं। जियो ने भी सहमति दी। अचानक फॉर्स चिल्लाई, जियो, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। जियो ने हैरान होकर फॉर्स की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी भी? फॉर्स ने अपनी नाक पहुंची तो हाथ खून से सन गया। उसने देखा कि उसकी कलाई और हाथों पर काले धब्बे तेजी से उभर रहे हैं। जियो के गालों और गर्दन पर भी वही काले धब्बे थे। जियो को याद आया, उस महिला प्रेत ने कहा था कि गार्ड्स दरवाजे के पीछे से रिसने वाली ताकत से करप्ट हो गए थे। क्या हम भी करप्ट हो गए हैं? फॉर्स ने तुरंत अपनी दवाइयां निकाली और पी लीं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उनका विजन धुंधला होने लगा और दिल की धड़कन तेज हो गई। मौत करीब थी। द फूल की मदद। कोई रास्ता न देख फॉर्स ने द फूल का नाम जपना शुरू कर दिया। लगभग 10 सेकंड में उसे लाल रोशनी ने घेर लिया। उसका चक्कर और धुंधलापन गायब हो गया और वह ग्रे फॉग वाले महल में पहुंच गई। द फूल ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारी आत्मा किसी ताकत से दूषित हो गई थी, अब सब ठीक है। जब फॉर्स वापस असली दुनिया में लौटी तो उसके हाथों के काले धब्बे गायब हो रहे थे और नाक से खून आना बंद हो गया। उसने देखा कि जियो पेड़ के सहारे निढाल पड़ी है और उसका चेहरा पूरी तरह काले धब्बों से ढका हुआ है। फॉर्स ने तुरंत जियो को हिलाया और कहा, मेरे पास तुम्हें बचाने का एक तरीका है, जैसा मैं कहूं वैसा करो। प्राचीन हर्मिस भाषा में बोलो, द फूल दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस एरा। जियो ने मुश्किल से आंखें खोली और मंत्र दोहराया। अगले ही पल लाल रोशनी ने उसे घेर लिया और वह ग्रे फॉग के महल में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि वह एक लंबी कांस्य मेज के पास बैठी है और सामने एक विशाल आकृति मिस्टर फूल उसे देख रही है। जियो को यह नज़ारा कुछ जाना पहचाना लगा, क्योंकि उसने पहले भी एक सपने में इसे देखा था। उसने समझ लिया कि उसका पिछला एग्जॉर्सिज्म रिचुअल काम नहीं आया था और वो शुद्धि बेकार थी। जियो ने शांत भाव से पूछा, क्या आप ही महान किंग ऑफ येलो एंड ब्लैक हैं? द फूल ने जवाब दिया, तुम मुझे मिस्टर फूल कह सकती हो, बैठ जाओ। जियो ने इधर उधर देखा और पूछा, क्या फॉर्स वॉल की यहाँ सीट है? द फूल ने सिर हिलाकर कहा, हाँ है। जियो ने सीधा सवाल किया, क्या मैं भी उसकी तरह शामिल हो सकती हूँ? द फूल हंसे और बोले, ये एक ऐसा समूह है जिसे उन्होंने खुद बनाया है, लेकिन मैं इसे बुलाता हूँ। अभी एक सीट खाली है, तुम शामिल हो सकती हो। एक कार्ड उठाओ। वे मेजर आर्काना कार्ड्स को अपना कोड नेम बनाते हैं। जियो ने बिना हिचकिचाए रजामंदी दी और सामने रखे टैरो डेक से एक कार्ड उठाया। उसका कार्ड था जजमेंट, निर्णय। फॉर्स वॉल और जियो ने एक प्राचीन और रहस्यमय किले में 2 प्रेतों को हराया था, लेकिन एक बंद दरवाजे के पीछे से आने वाली भयानक खटखटाने की आवाज़ें और अचानक उनके शरीर पर उग आए काले धब्बों यानी ब्लैक स्पॉट्स ने उन्हें डरा दिया था। ये एक खतरनाक करप्शन थी। फॉर्स ने द फूल यानी क्लेन से मदद मांगी और बच गई। अब जियो की बारी थी, जिसने द फूल के मंत्र का जाप किया और ग्रे फॉग के महल में पहुंच गई। चैप्टर 957 गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानना। जियो का टैरेट क्लब में स्वागत। द फूल यानी क्लेन ने जियो को बताया कि वो टैरेट क्लब में शामिल हो सकती है।
जियो ने एक कार्ड उठाया जो था जजमेंट यानी निर्णय। द फूल ने सिर हिलाकर कहा कि ये कार्ड तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरता है। हमारी मीटिंग हर सोमवार दोपहर 3 बजे बैकलैंड टाइम होती है। तुम यहाँ जानकारी और सामान का आदान प्रदान कर सकती हो। जियो ने सिर हिलाकर यस मिस्टर फूल कहा। इसके बाद द फूल ने उससे पूछा कि करप्शन होने से पहले उसने क्या किया था। जियो ने प्राचीन किले, डोर ऑफ ब्लैकनेस और प्रेतों के बारे में पूरी जानकारी दी। द फूल ने चेतावनी दी कि जब तक तुम सीक्वेंस 4 यानी डेमीगॉड न बन जाओ, उस किले में दोबारा मत जाना। जैसे ही जियो असली दुनिया में वापस लौटी, उसके हाथ के काले धब्बे गायब हो रहे थे। फॉर्स ने उसे सही सलामत देखकर राहत की सांस ली। जियो ने इशारा किया, चलो पहले शहर वापस चलते हैं। द फूल का विश्लेषण। ग्रे फॉग के ऊपर बैठे क्लेन ने सोचा कि उस डोर ऑफ ब्लैकनेस के पीछे क्या हो सकता है। उसे शक हुआ कि ये अबिस से जुड़ा कोई रास्ता हो सकता है, क्योंकि वहां की ताकत डेविल पाथवे जैसी भ्रष्ट करने वाली लग रही थी। उसने सोचा कि शायद पुराने जमाने में डेविल्स यहाँ एक्टिव थे, लेकिन अब वे क्यों दरवाज़ा खटखटा रहे हैं? क्या वे वापस आने की योजना बना रहे हैं? उसने फिलहाल वहां ना जाने का फैसला किया और द मून यानी एमलिन को इस किले का इतिहास पता करने का जिम्मा सौंपा। उसने डिविनेशन करके ये भी चेक किया कि क्या ये मामला बहुत ज़रूरी है, जिसका जवाब ना में आया। मई सांचेस के साथ डील। अगले दिन दोपहर 2 बजे हैगिस, जो खुद को लोएनिस रईस जैसा दिखाता था, एक काले सूटकेस के साथ डुएन डांटेस के कमरे में आया। हैगिस ने मजाक में पूछा, क्या ये आपका नौकर भरोसेमंद है? क्लेन ने अपने पीछे खड़े मिश्रित नस्ल के युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये राज रखना जानता है। मरे हुए लोग बोलते नहीं हैं। हैगिस ने सूटकेस खोला, जिसमें 5000 पाउंड और सोने के सिक्के या ईंटें थीं। उसने कहा, यह डाउन पेमेंट है, बाकी 30,000 पाउंड हम साथ लेकर चलेंगे और डील पूरी होने पर देंगे। हैगिस ने बताया कि जनरल का एक मेहमान हमसे अभी मिलना चाहता है, वो नीचे इंतजार कर रहा है। क्लेन ने उसे ऊपर बुलाने को कहा। लूका ब्रूस्टर और गरमन स्पैरो। वो मेहमान और कोई नहीं बल्कि लूका ब्रूस्टर था, चर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम का एक डेमीगॉड। जब लूका कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि ड्वेन डांटेस कुर्सी के पास खड़ा है और कुर्सी पर एक युवक बैठा है, काले बाल, भूरी आंखें और ठंडा स्वभाव। ये गरमन स्पैरो था। लूका ने हैरानी से पूछा, गरमन स्पैरो? गरमन ने जवाब दिया, सीधे पूरा नाम लेना अशिष्टता है। लूका ने माफ़ी मांगी और कहा, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी डेमीगॉड बन जाओगे। अभी कुछ ही महीने पहले तो तुम सीक्वेंस 5 पर थे। गरमन ने बिना कोई सफाई दिए पूछा, तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? लूका ने ईमानदारी से कहा कि मुझे नहीं मालूम। मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि मैं भविष्य में एक मुश्किल स्थिति में फंस जाऊंगा और जिन लोगों से मैं इन दिनों मिलूंगा उनमें से कोई एक मेरी मदद करेगा। इसलिए मैं तुमसे मिलने और जान पहचान बढ़ाने आया हूं। लूका ने अपना परिचय दिया कि वो वेस्ट बैलाम में चर्च का प्रभारी है। उसने गरमन की पहचान बिजारो सॉर्सिलर के रूप में की और बताया कि 29 में सीक्रेट ऑर्डर में कुछ हलचल हो रही है। गरमन ने शांत भाव से कहा, ज़ारातुल वापस आ गया है। ये सुनकर लूका की आंखों में चमक आ गई। वे समझ गया कि गरमन के पास बहुत गहरी जानकारी है और वो अलविदा कहकर चला गया। लूका के जाने के बाद कुर्सी पर बैठे गरमन ने हंसते हुए कहा, कितना पाखंडी है। बगल में खड़े ड्वेन डांटेस ने भी अपनी चाय पीते हुए सहमति जताई। दोनों ने यानी क्लेन ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। सोमवार की मीटिंग। सोमवार के दोपहर को ड्वेन डांटेस ने हैगिस से कहा कि वे एक होटल में रुककर थोड़ा आराम कर लें। हैगिस मान गया। होटल में चेक इन करने के बाद डांटेस ने सोने का बहाना किया और अकेले कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद क्लेन ग्रे फॉग के ऊपर अपनी द फूल वाली सीट पर बैठा था, टैरेट क्लब की मीटिंग के लिए। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जियो ने द फूल के मंत्र का जाप करके टैरोट क्लब में एंट्री पाई और जजमेंट कार्ड चुना। द फूल ने उसे सोमवार की दोपहर 3 बजे की मीटिंग के लिए तैयार रहने को कहा था। उसी दौरान लेनर्ड मिचेल द स्टार भी अपनी पहली मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था। ये एक बहुत बड़ा मौका था क्योंकि टैरोट क्लब में एक साथ 2 नए सदस्य शामिल होने वाले थे। सोमवार की दोपहर 3 बजे ग्रे फॉग के महल में लाल रोशनी की किरणें फूटीं और लंबी कांच से मेज के दोनों तरफ अलग अलग आकृतियां प्रकट हुईं। हमेशा की तरह सन्नाटे में डूबे इस महल में आज एक अलग ही हलचल थी। नए सदस्यों का आगमन। जैसे ही जस्टिस यानी ऑड्री ने होश संभाला और मिस्टर फूल का अभिवादन करने के लिए खड़ी हुई तो उसने तुरंत एक बदलाव महसूस किया। पिछले हफ्ते के मुकाबले आज 2 नए सदस्य ज्यादा थे। एक आदमी जो मिस्टर मून के दाईं ओर बैठा था, ये लेनर्ड मिचेल द स्टार है। एक महिला जो मैम हर्मिट के बाईं ओर बैठी थी, ये जियो जजमेंट है। ऑड्री जो एक स्पेक्टेटर है, उसने तुरंत उस आदमी यानी लेनर्ड का विश्लेषण शुरू कर दिया।
काले बाल, हरी आंखें, कोई कोट नहीं पहना, शर्ट और वेस्ट। बैठने का तरीका थोड़ा अजीब है, शायद उसे सही से बैठने की आदत नहीं है। करीब 180 सेंटीमीटर लंबा, लापरवाह स्वभाव और तनाव में दिख रहा है। ऑड्री ने देखा कि लेनर्ड बहुत तेजी से सबकी तरफ देख रहा था। वो सिर्फ माहौल का जायजा नहीं ले रहा था, बल्कि किसी को ढूंढ रहा था। लेनर्ड की नजरें द मून और द हैंग्ड मैन से हटकर अंत में द वर्ल्ड यानी गरमन स्पैरो पर टिक गई। ऑड्री समझ गई कि ये नया सदस्य असल दुनिया में मिस्टर वर्ल्ड को जानता है। उसने ये भी अनुमान लगाया कि अगर मिस्टर वर्ल्ड ने उसे खुद इनवाइट किया होता तो वो इतना परेशान नहीं होता। इसका मतलब है कि वो मिस्टर फूल का ब्लेसेड नहीं है। ऑड्री ने महिला यानी जियो को भी देखा और उसे तुरंत पहचान लिया। वो जियो ही थी। उसने राहत की सांस ली कि जियो ने टेस्ट पास कर लिया है। द फूल का बदला हुआ रूप। जब ऑड्री ने गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल कहा तो उसने एक और बदलाव महसूस किया। आज मिस्टर फूल पहले से ज्यादा महान और शक्तिशाली लग रहे थे। उनका ऑरा यानी आभा समुद्र और आकाश की तरह विशाल लग रहा था। ऑड्री को लगा कि शायद मिस्टर फूल अपनी जागृति यानी अवेकनिंग की एक कदम और करीब पहुंच गए हैं और अपने डिवाइन किंगडम पर उनका अधिकार बढ़ गया है। यह सोचकर उसे गर्व और खुशी महसूस हुई। द स्टार की घबराहट। द हैंगमैन यानी एल्गर और द हर्मिट कैटलिया ने भी नए सदस्यों को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि जियो तो फिर भी थोड़ी शांत थी और मिस मैजिशियन से इशारे कर रही थी, लेकिन वो आदमी लेनर्ड बहुत घबराया हुआ था। जब सब लोग मिस्टर फूल को झुककर प्रणाम कर रहे थे तब लेनर्ड को होश आया और वो हड़बड़ा के खड़ा हो गया। ये देखकर जियो ने उसे अपने जैसा ही नर्वस समझा, जबकि फॉर्स ने उसे जियो जैसा लापरवाह समझा। द फूल यानी क्लेन ने हाथ हिलाकर परिचय कराया। ये द स्टार है और ये जजमेंट है, अपनी जगह लो और परिचय दो। लेनर्ड ने मन ही मन झुंझलाया। द स्टार नाम से मुझे लगा था कि ये किसी महिला का कोड नेम होगा। उसने खुद को संभाला और बाकी सदस्यों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। मिस जस्टिस अमीर घर की युवा लड़की, बहुत खुशमिजाज और पौश। मिस्टर हैंगमैन गठीला शरीर, संयमित लेकिन शायद थोड़ा आक्रामक। मिस मैजिशियन मुझे अजीब तरह से देख रही है और बीच बीच में क्लेन यानी वर्ल्ड को भी देख रही है। मिस्टर सन बहुत लंबा है लेकिन आवाज टीनेजर जैसी है, शांत और मिलनसार लगता है। मैम हर्मिट बहुत अनुभवी और गंभीर बियॉन्डर लगती है। मिस्टर मून थोड़ा शर्मीला और रिजर्व्ड है, ऐसा लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। मिस जजमेंट बहुत छोटे कद की है। द वर्ल्ड बहुत ही डरावना और उदास यानी ग्लूमी। लेनर्ड ने सोचा ये इसका भेस है या असली स्वभाव। खैर ये पहले डेमिगॉड नहीं था, इसका मतलब यहाँ मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स की कमी नहीं है। कहीं मैं ही सबसे कमजोर तो नहीं हूँ। जियो यानी जजमेंट ने भी अपने शरीफ की ताकतों का इस्तेमाल करके सबका विश्लेषण किया। जस्टिस रईस घर की महिला, हैंगमैन नाविक, सन युवा और अंतर्मुखी, हर्मेट शक्तिशाली लीडर, मून घमंडी और अच्छे परिवार से, वर्ल्ड खौफनाक। मीटिंग की शुरुआत परिचय खत्म होने के बाद हर्मिट ने बताया कि इस बार उसे रोजेल की डायरी का कोई नया पन्ना नहीं मिला। द फूल ने लेनदेन शुरू करने का आदेश दिया। ऑड्री ने देखा कि मेज पर एक नया कार्ड ऑफ ब्लास्फेमी रखा है। उसे पक्का यकीन था कि यह मिस्टर वर्ल्ड के पिछले मिशन से जुड़ा है। किसी के पास कोई खास रिक्वेस्ट नहीं थी। लेनर्ड को एक मिस्टिकल आइटम खरीदना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। फॉर्स ने द हैंगमैन से पूछा कि क्या वो उस आर्टिजन से संपर्क कर सकता है जो चीजें बनाता है, यानी जियो के पास मौजूद एंशिएंट रेत पाउडर के लिए। एल्गर ने सिर हिलाकर मना कर दिया और एक चौंकाने वाली जानकारी दी। वो आर्टिजन अब रोज स्कूल ऑफ थॉट के उन सदस्यों के कब्जे में है जो प्राइमोर्डियल मून को मानते हैं। रोज स्कूल ऑफ थॉट, प्राइमोर्डियल मून बिलीवर्स, इन नामों को सुनकर लेनर्ड और जियो दोनों हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये टैरोट क्लब कोई साधारण ग्रुप नहीं है। वे लोग दुनिया की सबसे खतरनाक और गुप्त साजिशों के बीच काम कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि टैरोट क्लब में 2 नए सदस्य शामिल हुए, द स्टार यानी लियोनार्ड मिचेल और जजमेंट यानी शियो। लियोनार्ड जू एक ऑफिशियल बियॉन्डर है और द फूल के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, बहुत घबराया हुआ था। वहीं शियो, जिसे फॉर्स ने पहले से थोड़ा बहुत गाइड किया था, थोड़ी ज्यादा शांत थी। मीटिंग में द हमिट यानी कैटलिया और द हैंग्ड मैन यानी एल्गर भी मौजूद थे। अब लेनदेन और बातचीत का दौर शुरू होने वाला था। चैप्टर 959, नए लोग भी आपस में अलग हैं। मीटिंग की शुरुआत में शियो ने अपने पास मौजूद एंशिएंट रेत के अवशेषों के बारे में बात की थी। कैटलिया यानी द हमिट ने शियो से कहा, यह थोड़ा जटिल है, मुझे 1 या 2 हफ्ते का समय दो, उस समय तक कोई न कोई तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाएगा। लियोनार्ड यानी द स्टार चुपचाप सुन रहा था और सोच रहा था। इसका मतलब है कि उसके पास अभी कोई आर्टिजन यानी कारीगर नहीं है।
शायद वो किसी नए को तैयार कर रही है या पुराने आर्टिजन को किसी सील्ड आर्टिफैक्ट में बदलने की सोच रही है। ये महिला सच में एक अनुभवी बियॉन्डर लगती है। तभी द वर्ल्ड यानी क्ले ने अपनी भारी आवाज में कहा, अगर इस मामले में मेरी मदद की जरूरत हो तो मांग लेना। कैटलिया हैरान थी, लेकिन उसने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं मिस्टर फूल के जरिए तुमसे मदद मांग लूंगी। कैटलिया ने जानबूझकर मिस्टर फूल के जरिए शब्द का इस्तेमाल किया ताकि नए सदस्यों यानी लियोनार्ड और शियो को पता चले कि इस क्लब के सदस्य एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। शियो समझ गई, लेकिन लियोनार्ड का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा कि मिस्टर फूल के जरिए संपर्क करने का क्या मतलब है। द स्टार की मांग। लियोनार्ड ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे एक मिस्टिकल आइटम चाहिए। ऑड्री यानी जस्टिस ने विनम्रता से पूछा, किस तरह का? लियोनार्ड ने बेवकूफ़ी में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। ये सुनकर क्लेन को हंसी आ गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये बेवकूफ़ है? इसे कम से कम सोचकर आना चाहिए था। शर्मिंदा होकर लियोनार्ड ने जल्दी से जोड़ा, मेरा मतलब है कि कोई सा भी प्रकार चलेगा, बस वो आक्रामक हो, चुपके से काम करे और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हों। उसने आगे बताया कि उसे ग्रेड 2 सील्ड आर्टिफैक्ट यानी सीक्वेंस 5 या 6 के स्तर का चाहिए। उसकी भाषा शैली यानी ऑफिशियल बियॉन्डर वाली शब्दावली सुनकर बाकी सदस्य तुरंत समझ गए कि मिस्टर स्टार एक ऑफिशियल बियॉन्डर है। एल्गर यानी द हैंगमैन ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, सीक्वेंस 5 के लेवल का आइटम कम से कम 9,000 पाउंड्स का होगा। तुम्हारी शर्तों के हिसाब से ये 12,000 पाउंड से भी ज़्यादा का हो सकता है। लियोनार्ड ने भोलेपन में मान लिया, मैं समझ गया। क्लेन ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया, अरे बेवकूफ़, तुमने अपनी जेब मिस्टर हैंगमैन को दिखा दी, अब वो तुम्हें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सिटी ऑफ सिल्वर की खबर। लेन देन के बाद डेरिक ने बताया कि वो सिटी ऑफ सिल्वर वापस आ गया है और जल्द ही जायंट किंग का दरबार यानी दिग्गज राजा के दरबार की खोज शुरू करने वाला है। ये सुनकर लियोनार्ड पूरी तरह हैरान रह गया। जायंट किंग का कोट तो सेकेंड इपॉक में ही नष्ट हो गया था। पलेस जोरोगैस जो मेरे अंदर का एंजल है, उसने कहा था कि वो समय के साथ गायब हो चुका है और ये लोग उसकी खोज की बात कर रहे हैं जैसे ये कोई आम बात हो। लियोनार्ड ने देखा कि कोई भी सदस्य हैरान नहीं था। उसे लगा कि शायद शियो को पहले से पता था। क्लेन को एहसास हुआ कि उसने लियोनार्ड को इस क्लब के बारे में कुछ नहीं बताया था, जबकि फॉर्स ने शियो को पहले ही सब समझा दिया था। एमलिन यानी द मून ने लियोनार्ड की हैरानी देखकर मजाक में कहा, जायंट किंग का कोड फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स यानी देवताओं की त्यागी हुई भूमि में है। ये सुनकर लियोनार्ड का दिमाग सुन्न हो गया। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स, जिसे सातों देवताओं के चर्च तक नहीं ढूंढ पाए, ये टैरोट क्लब वहां तक पहुंच रखता है। यहाँ तक कि वहां का एक सदस्य भी यहाँ मौजूद है। ये क्लब तो सच में एक डिवाइन काउंसिल जैसा है। डेरिक ने अपनी पिछली खोज यानी नॉय सिटी के बारे में बताया, जहां लोग बेजान कठपुतलियों की तरह थे। क्लेन ने ध्यान दिया कि ये सीयर पाथवे के किसी उच्च स्तर के आइटम या मॉन्स्टर का काम हो सकता है। अंत में शियो ने द वर्ल्ड यानी गर्मन स्पैरो की ओर देखा और सद्भावना दिखाते हुए कहा, MI9 आजकल गर्मन स्पैरो की उत्पत्ति की जांच कर रही है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि टैरो क्लब में 2 नए सदस्य लेनर्ड मिचेल द स्टार और शियो जजमेंट शामिल हुए थे। मीटिंग के दौरान शियो ने बताया कि MI9 यानी खुफिया एजेंसी गवर्नमेंट स्पैरो की उत्पत्ति यानी ओरिजिन्स की जांच कर रही है। ये सुनकर बाकी सदस्यों का ध्यान तुरंत द वर्ल्ड की तरफ गया, जो असल में क्लाइन यानी गवर्नमेंट स्पैरो ही था। जैसे ही शियो ने गवर्नमेंट स्पैरो का नाम लिया, सभी सदस्यों की नजरें द वर्ल्ड पर टिक गईं। लेनर्ड ने तुरंत महसूस किया, अरे यहां तो सबको पता है कि द वर्ल्ड ही गवर्नमेंट स्पैरो है। वो हैरान था कि क्लाइन, जो इतनी अच्छी तरह से अपनी पहचान छुपाता है, उसने अपनी पहचान यहां क्यों जाहिर की है। क्लाइन ने अपनी भारी आवाज में शियो से पूछा, MI9 को क्या सुराग मिले हैं? शियो ने ईमानदारी से बताया, उन्होंने पुष्टि कर ली है कि गवर्नमेंट स्पैरो नाम नकली है और इसकी जड़ें बैकलैंड में हैं। लेनर्ड ने सोचा कि शर्लॉक मोरियार्टी भी असली पहचान नहीं थी। उसने देखा कि बाकी सदस्य हैरान नहीं हैं। इसका मतलब उन्हें क्लाइन के बारे में सिर्फ ऊपरी जानकारी है। क्लाइन ने मजाक में कहा, इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असली सच्चाई यानी बर्नाडेट या शेरॉन के जरिए पता लगाना लगभग असंभव है। ड्वेन डांटेज का राज। ऑड्री यानी जस्टिस ने पूछा, मिस्टर वर्ल्ड, आप भविष्य में बैकलैंड लौटेंगे और क्या आप अब भी ड्वेन डांटेज की पहचान इस्तेमाल करेंगे? ये सुनते ही लेनर्ड और शियो दोनों को गहरा झटका लगा। लेनर्ड, क्या क्लाइन ही ड्वेन डांटेस है? नहीं, यह असंभव है। ड्वेन डांटेस एक प्राचीन अमर प्राणी है जो 4th एपॉक से जीवित है। ओल्ड मैन पल्लेस ने भी यही कहा था। लेनर्ड का चेहरा भावनाओं से लाल पीला हो रहा था।
शियो, वो ड्वेन डांटिस है। मैंने तो उसके लिए काम किया था, उसकी रक्षा की थी और उस पर तरस भी खाया था, जबकि वो मुझे एक हाथ से मसल सकता है। शियो ने गुस्से में फॉर्स को घूरा। फॉर्स ने नजरें चुरा लीं। ऑड्री ने माहौल बिगड़ता देख अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। द वर्ल्ड यानी क्लाइन ने चतुराई से जवाब दिया, ड्वेन डांटेस एक पब्लिक आइडेंटिटी है। कभी ये मिस्टर वर्ल्ड होता है तो कभी मिस्टर फूल का कोई और ब्लेसिड। ये सुनकर लेनर्ड को बहुत राहत मिली। उसने सोचा, ओह, तो ऐसा है। जब सेंट सैमुअल कैथीड्रल की घटना घटी होगी तब शायद क्लाइन होगा। उससे पहले और बाद में वो दूसरा ब्लेसिड यानी डेथ कॉन्सल रहा होगा। तभी ओल्ड मैन पहचान नहीं पाए। इसका मतलब क्लाइन भी मिस्टर फूल का ब्लेसिड है। शियो को भी राहत मिली कि वह गवर्नमेंट स्पैरो हो या कोई और, ये एक पब्लिक पहचान है, इसलिए उसकी बेवकूफ़ी का कोई महत्व नहीं है। बैकलैंड में बड़ा प्लान। द वर्ल्ड ने कहा, हाँ, मैं वापस आऊंगा और जब समय आएगा मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। उसने जस्टिस, मैजिशियन, जजमेंट, स्टार और मून की तरफ देखा। ऑड्री समझ गई कि मिस्टर वर्ल्ड बैकलैंड में कोई बड़ा गुप्त ऑपरेशन करने वाले हैं। वो रोमांचित भी थी और थोड़ी चिंतित भी कि कहीं शहर को खतरा ना हो। एमलिन यानी मून ने सोचा, ये जरूर कोई मुसीबत वाला काम होगा। इनसे जैंगविल की मौत। एल्गर यानी द हैंग्ड मैन ने एक बड़ी खबर दी। चर्च ऑफ एवरनाइट के तद्दार आर्क बिशप इनसे जैंगविल को वेस्ट बालाम में मार दिया गया है। मरने से पहले वो डेमीगॉड बन चुका था, लेकिन उसके द्वारा चुराई गई सील्ड आर्टिफैक्ट OO8 अब किसके पास है ये पता नहीं है। लेनर्ड को पहले से पता था, लेकिन उसने चुप्पी साधे रखी। बाकी सदस्य यानी ऑड्री, डेरेक आदि बस सुन रहे थे, क्योंकि ये उनके लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक नहीं था। कैटलिया ने सोचा कि वो क्वीन मिस्टिक से इसके बारे में पता करेगी। द फूल की चेतावनी। तभी अचानक द फूल यानी क्लाइन ने मेज पर पुंगली से ठक ठक किया। सन्नाटा छा गया। द फूल ने एक आह भरकर कहा, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सभी सदस्य, यहां तक कि नए लेनर्ड और शियो भी अपनी कुर्सियों पर सीधे हो गए। द फूल ने रहस्यमयी तरीके से कहा, नतीजतन समय बदल गया है। एल्गर और लेनर्ड हैरान थे, इनसे जैंगविल की मौत इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। द फूल ने अपनी बात पूरी की, एडम देवता बनने के एक कदम और करीब पहुंच गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।